नाज़रीन, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन एक ऐसे मौके पर हुई जब वो अपने हाईवे सिक्योर मोटरकेड में बैठकर डैलस डाउनटाउन से गुजर रहे थे। उस वक्त उनके साथ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स और पूरा पुलिस का मोटरकेड भी मौजूद था। और ना सिर्फ इतना बल्कि FBI ने कुछ दिनों पहले से ही इस रूट पर नज़र रखी हुई थी और इसके बावजूद उन पर 1963 में डेयरी प्लाजा के करीब हमला हुआ और वो मौके पर ही मार दिए गए। इस हमले के फ़ौरन बाद FBI और CIA पुलिस ने हलचल मचा दी। इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी वो एक ली ओसवर्थ नामी शूटर के सिवा किसी और को कानून के दायरे में नहीं ला सके। प्रेसिडेंट JFK की मौत जहां लाखों अमेरिकन को सोग में धकेल गई और वहीं इस केस में होने वाली इन्वेस्टिगेशन लोगों के ढेर सारे सवालात के जवाब देने में नाकाम रही। प्रेसिडेंट JFK को टेक्सास के शहर डैलस में एक तकरीर करना थी जिसके लिए दो ऑप्शन रखे गए थे। एक था ट्रेड मार्ट और दूसरा था वुमेन्स बिल्डिंग। व्हाइट हाउस की रिकमेंडेशन थी कि वुमेन्स बिल्डिंग का वेन्यू सेलेक्ट किया जाए, लेकिन टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली चाहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रेड मार्ट पर जाएं। उसकी वजह ये थी कि ट्रेड मार्ट एक बैंक्वेट हॉल था जबकि वुमेन्स बिल्डिंग का इंटीरियर इस काबिल नहीं था कि प्रेसिडेंट वहां जा सकें। बिल आखिर 14 नवंबर को यानी असैसिनेशन से 8 दिन पहले ट्रेड मार्ट का वेन्यू सेलेक्ट कर लिया गया, लेकिन ये खबर पब्लिक नहीं की गई थी। अब बारी थी ये डिसाइड करने की लव फील्ड एयरपोर्ट से जहां प्रेसिडेंट के जहाज़ को लैंड करना था वहां से ट्रेड मार्ट तक कैसे ले जाया जाए। अब नॉर्मली प्रेसिडेंट को ऐसे रूट से गुजारा जाता है जहां रुकावटें या टर्म्स कम से कम होती हैं, और ये रूट ऐसा था जो प्रेसिडेंट ने खुद सेलेक्ट किया था। उनका कहना था कि वो अवाम के बीचों बीच जाना चाहते हैं। और दूसरा ये कि टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली इस रूट के खिलाफ थे और उनका कहना था कि प्रेसिडेंट को जल्दी से जल्दी ट्रेड मार्ट पहुंचाया जाए। प्रेसिडेंट JFK की मौत के बाद गवर्नर पर शक तो किया गया, लेकिन किसी ने भी उन्हें गलत नहीं कहा। वो इसलिए कि जिस गाड़ी में JFK प्रेसिडेंट की मौत हुई थी उसी गाड़ी में गवर्नर भी मौजूद थे। उनको भी गोली लगी पर उनकी जान नहीं गई। नाज़रीन, प्रेसिडेंट की स्पीच का शेड्यूल किसी को भी नहीं पता था सिवाय स्कूल बुक डिपॉजिट के। और स्कूल बुक डिपॉजिट में 2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था कि जिससे ये जाहिर होता है कि ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही किसी के पास थी। ठीक कुछ दिनों पहले स्कूल बुक डिपॉजिट में अचानक स्टाफ की शॉर्टेज हो गई। सितंबर 1963 में वास्ले फ्रीजर नामी शख्स को एक एजेंसी से कॉल आती है जिसमें उनको बुक डिपॉजिट में जॉब की ऑफ़र दी जाती है। वो अगले ही रोज़ 13 सितंबर को बुक डिपॉजिट पहुंचा और वहां के सुपरिटेंडेंट रो टोली ने उसे हायर कर लिया। एक महीने के बाद यानी 15 अक्टूबर को वास्ले के पड़ोसी ली ओसवर्थ ने भी बुक डिपॉजिट को ज्वाइन कर लिया। जी नाज़रीन, ये वही ली ओसवर्थ है जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं और इसको 39 दिन के बाद गिरफ्तार किया जाना था। वास्ले वीकेंड पर अपने घर चला गया, लेकिन ली ओसवर्थ का कहना था वो इस वीकेंड को डैलस में ही गुजारेगा। नाज़रीन, असैसिनेशन से आधा घंटा पहले ली ओसवर्थ अपने कुछ कुलीग्स के साथ 6th फ्लोर पर मौजूद था। 12 बजे का लंच टाइम था और सारे लंच करने नीचे चले गए, लेकिन ली ओसवर्थ नहीं आया और 6th फ्लोर पर ही अकेला मौजूद था। प्रेसिडेंट की गाड़ी जैसे ही लेफ्ट टर्न लेती है तो अचानक फायर की आवाज़ से वहां हलचल मच जाती है और प्रेसिडेंट को 2 गोलियां लगती हैं। एक उनकी गर्दन पर लगती है और दूसरी उनके सर पर लगती है। प्रेसिडेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर उनकी मौत पहले ही हो चुकी होती है। पुलिस के एक मेंबर ने बुक डिपॉजिट की 6th फ्लोर से किसी को फायर करते देखा था। बिना टाइम ज़ाया किए वो बिल्डिंग के अंदर घुस गए और वो 6th फ्लोर पर पहुंचे, मगर वहां कोई भी मौजूद नहीं था। चंद मिनटों के अंदर ही इस बिल्डिंग को FBI और CIA की जानिब से सील कर दिया गया और अंदर मौजूद सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर आने से रोक दिया गया। मगर इन तमाम एम्प्लॉयज़ में एक शख्स मिसिंग था और वो था ली ओसवर्थ। ली ओसवर्थ ये कार्रवाई करके फ़ौरन वहाँ से निकल चुका था। वो अपने रूम में गया, अपना पिस्टल पकड़ा और फ़ौरन वहाँ से भाग निकला। पुलिस जो अब ऑलरेडी उसे तलाश कर रही थी, उन्होंने पूरे शहर की पेट्रोलियम को वायरलेस कर दिया था।
پٹرولی پولیس کے ایک ممبر نے اسے دیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، لی اوسورڈ نے اسے 4 گولیاں مار کر اسے قتل کر دیا۔ پولیس نے جلد ہی اسے ڈھونڈ لیا اور پولیس اسٹیشن لے گئی۔ اگلے 2 دن تک ایف بی آئی اور سی آئی اے نے اسے بہت انٹروگیٹ کیا۔ بالآخر اس کا میڈیا پر انٹرویو لیا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے منہ سے کچھ بتاتا، ایک اجنبی شخص نے اسے گولی مار کر قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ وہ کہانی تھی جس کا آج تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا کہ اس کے پیچھے کون تھا اور کس نے یہ سب کچھ کروایا تھا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سازش میں ایف بی آئی اور سی آئی اے بھی ملوث تھی۔ لی اوسورڈ اس سے پہلے کہ وہ اپنا منہ کھولتا اسے گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ جی ناظرین، اب تک کے لیے اجازت۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔